नमस्कार मित्रों, इंटेलिजेंस पीसीएस के इस मंच पे आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम लोग नवंबर 2024 की क्रॉनिकल जो मंथली आती है उसका डिस्कशन कर रहे हैं और ये मैगज़ीन यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आरओ एआरओ एवं अन्य वनडे एग्ज़ाम के लिए मंथली मैगज़ीन में सबसे अच्छी मैगज़ीन मानी जाती है। एक तरीके से कह लीजिए कि मंथली करंट अफेयर्स के लिए रामबाण जैसी होती है। मतलब बहुत शार्ट में हमारी परीक्षा उपयोगी चीज़ें इसमें दी गई होती हैं। तो अभी नवंबर माह के करंट अफेयर्स में पिछले वीडियो में अभी इसका केवल एक लेक्चर आया है। तो पिछले लेक्चर में हमने जो है जो यूपी स्टेट से संबंधित या उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स हैं उनका डिस्कशन किया है। ठीक है, अब हम लोग अन्य राज्यों के करंट अफेयर्स का डिस्कशन करेंगे। देखिए, जैसे राज्य समाचार के रूप में ये देते हैं, तो यूपी वाला करंट अफेयर्स पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। जैसे भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर के कैस्पियरगंज में हुआ, ये भी हो चुका है। बबीता चौहान जो है महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है, ये भी हो चुका है। और इनके सहयोग के लिए अपर्णा यादव और चारू चौधरी को 1 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। ठीक है, और 2004 में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये 3 सदस्यीय होता है, यानी 2 मतलब एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष इसमें होते हैं। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। अटल आवासीय विद्यालय, 3 दिवसीय सशस्त्र बल महोत्सव, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति, ये सब परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार जाके ज़रूर देख लीजिए। आज हम लोग बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और ये उन लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। ठीक है, अगर आप बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो पहली घटना इसमें क्या है, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना 10 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना शुरू करने को मंजूरी दी गई। कब दी गई? 10 सितंबर 2024 को। ठीक है, ये मंजूरी दी गई है 10 सितंबर 2024 को। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना का उद्देश्य बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ाना है। क्या उद्देश्य है योजना का? ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना। यह योजना विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 छोटे पुलों के निर्माण पर केंद्रित है। कितने पुल बनाए जाएंगे इस योजना के तहत? 1000 पुल बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर छोटे पुलों का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, प्राथमिकता के आधार पे इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाएगा? छोटे पुलों का निर्माण होगा। ग्रामीण कार्य विभाग 100 मीटर लंबाई तक के पुलों का निर्माण करेगा और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड इन परियोजनाओं को क्रियान्वित करेगा। इस पहल में उन दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है जो अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु निर्माण योजना को मंजूरी कब प्रदान की गई है बिहार सरकार द्वारा? तो 10 सितंबर 2024 को। उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 छोटे पुलों का निर्माण करना। ठीक है, कितने? 1000 छोटे पुलों का निर्माण करना इस योजना का उद्देश्य है, ये ध्यान रखिएगा। पेयजल सहित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया मुख्यमंत्री ने। कहाँ पे? तो ये शिलान्यास हुआ है 2 सितंबर 2024 को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है औरंगाबाद में। औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम में पेयजल हेतु सोन नदी का जल उपलब्ध कराने के लिए 1347 करोड़ रुपए की योजना की आधारशिला रखी है। ठीक है, पेयजल सहित विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास औरंगाबाद, डेहरी और सासाराम जिलों में। किस नदी का जल? सोन नदी का जल। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रोहतास जिले के डेहरी में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, तकनीकी प्रयोगशाला, स्ट्रीट लाइट परियोजनाओं की स्थापना, आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण और उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के अंतर्गत 1864 स्वयं सहायता समूहों को 74.17 करोड़ रुपए का चेक वितरित किया गया। बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना को लोकप्रिय रूप से जीविका नाम से जाना जाता है।
तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना को लोकप्रिय नाम से क्या कहते हैं, तो जीविका कहते हैं। जीविका विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एक ग्रामीण सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण कार्यक्रम है जो बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है ये? ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत बिहार के। तो इसका भी हमको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं। अमृतलाल मीणा बिहार के मुख्य सचिव बने हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे आप सीडीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हों बिहार वाला, चाहे आप टीआरई का एग्ज़ाम दे रहे हों बिहार वाला, चाहे कोई अन्य एग्ज़ाम दे रहे हों, या जो है बिहार स्टेट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उसमें ये ज़रूर पूछा जा सकता है। हाल ही में 1989 बैच के बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी अमृतलाल मीणा को बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये बिहार के क्या बने हैं? नए मुख्य सचिव बने हैं। वह ब्रजेश मेहरोत्रा की जगह लेंगे जो 31 अगस्त 2024 को सेवानिवृत्त हुए थे। तो इतना याद रखिए कि अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव बन गए हैं। ठीक है, वे इससे पहले कोयला मंत्रालय के सचिव थे। उन्होंने वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के उद्योग वाणिज्य आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में भी कार्य किया। ये सब नहीं पूछा जाएगा। अमृतलाल मीणा बिहार के नए मुख्य सचिव बने, इतना याद रखना ही पर्याप्त है। ठीक है, अगला काफ़ी इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है। क्या है? 2022 से 24 के बीच 12,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव आया है। देखो, बिहार को वर्ष 2022 और 2024 के बीच 12,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। कितने? 12,000 करोड़। जो वर्ष 2016 तथा 22 के बीच प्राप्त 2500 करोड़ रुपए की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है। 16 से 22 के बीच में इनको मिला था 2500 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, और 22 से 24 के बीच इनको मिला है 12,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये बिहार पीसीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ब्रिटानिया, पेप्सिको, टाटा समूह और मेदांता जैसी प्रमुख कंपनियां राज्य में निवेश कर रही हैं और यह निवेश मुख्य रूप से कपड़ा, चमड़ा, खाद्य प्रसंस्करण, सीमेंट उद्योग आदि क्षेत्रों में है। प्रमुख परियोजनाओं में अंबुजा सीमेंट की 1600 करोड़ रुपए की इकाई, टाटा समूह का होटल और मेदांता का अस्पताल शामिल है। निजी व्यवसायों के आने से स्वास्थ्य सेवा में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और जिससे सरकारी अस्पतालों पर बोझ कम हुआ है। प्रचुर मात्रा में कच्चे माल द्वारा समर्थित खाद्य प्रसंस्करण में बिहार की ताकत को भविष्य के निवेश वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है। तो इम्पॉर्टेंट इसमें इतना है, कितने करोड़ रुपए का निवेश प्राप्त हुआ है? 12,000 करोड़ रुपए का 22 से 24 के बीच में। ठीक है, 22 से 24 के बीच में, और 16 से 22 के बीच में जो इनको निवेश प्राप्त हुआ था वो 2500 करोड़ रुपए का प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो इतना यहाँ याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल है बिहार पीसीएस में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य बिहार से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या हैं? तो देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में है 10 सितंबर 2024 को बिहार सरकार ने राज्य में पर्यटन बुनियादी ढांचे और बाजार एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं विपणन नीति 2024 को स्वीकृति दी है, जिससे सांस्कृतिक पारिस्थितिक विरासत पर्यटन केंद्र बन सके। ठीक है, तो बिहार पर्यटन ब्रांडिंग एवं विपणन नीति 2024 को मंजूरी कब प्रदान की गई है? 10 सितंबर 2024 को। 10 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने पटना में सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर के ज्ञान भवन में सामाजिक रूप से न्याय संगत, सामाजिक रूप से सुरक्षित पंचायतें विषय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। किसने किया है? तो राजीव रंजन ने, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने। यह कार्यशाला 10 से 12 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित की गई। पटना में हुई थी ये कार्यशाला। ठीक है, तो ये एक घटना भी हमें ध्यान में रखना है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला क्या हो सकता है? हाँ,
हॉकी इंडिया ने 29 अगस्त 2024 को घोषणा की कि 11 से 20 नवंबर 2024 के मध्य राजगीर में, कहाँ पे, राजगीर में आगामी हॉकी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 आयोजित की जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसको आप कह सकते हो, कि इसको बिल्कुल मत भूलिएगा कि हॉकी इंडिया ने डिसाइड किया है कब, 29 अगस्त 2024 को घोषणा की है कि 11 से 20 नवंबर 2024 के बीच, 11 से 20 नवंबर 2024 के बीच राजगीर में आगामी महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी आयोजित होगी। 29 अगस्त 2024 को भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया में 8 राज्यों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रबंधन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कहाँ पे, भारतीय प्रबंधन संस्थान बोध गया में, ठीक है। तो ये बिहार राज्य से संबंधित करंट अफेयर्स थे। अब अन्य राज्यों से संबंधित देख लेते हैं। ये एक घटना है मध्य प्रदेश राज्य की, वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना। तो सबसे पहले तो यही पूछ लिया जाता है कि वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना किस राज्य से संबंधित है, तो ये है मध्य प्रदेश राज्य से। सितंबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार ने गाय संरक्षण, ग्रामीण विकास और दूध उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान देने के साथ चयनित ग्राम पंचायतों को मॉडल गांवों में बदलने के लिए वृंदावन ग्राम योजना शुरू की है, ठीक है। चयनित गांवों को मॉडल गांव में बदलना इनका उद्देश्य है। इस पहल के तहत प्रत्येक गांव में एक गौशाला स्थापित की जाएगी। अब देखिए, इस टाइप की जब योजना आएगी तो लोग सोचेंगे उत्तर प्रदेश हो सकता है, लेकिन यहीं जो लोग पढ़े हुए हैं वो सही करके आएंगे कि ये यूपी नहीं एमपी है। वृंदावन ग्राम योजना में हर विकास खंड से एक ग्राम का चयन किया जाएगा, जिसमें दूध उत्पादन के साथ उद्यानिकी और औषधीय खेती को बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। गोबर आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना, गौशाला बनाना, सभी आवासों को सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना, सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था, खेल मैदान, लघु वनोपज संग्रहण को बढ़ावा देने का काम किया जाएगा। साथ ही मध्य प्रदेश राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा शहरी इलाकों में गीता भवन खोलने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। गीता भवन सभी नगरीय निकायों में खोले जाएंगे। ये वैचारिक अध्ययन केंद्र के रूप में काम करेंगे और पठन पाठन सामग्री प्रदान करेंगे। वर्तमान में इंदौर में केवल एक गीता भवन है, जो भगवत गीता के सिद्धांतों को बढ़ावा देने वाला एक धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, ठीक है। तो वृंदावन ग्राम योजना और गीता भवन परियोजना एमपी राज्य से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन किसने किया है, एमपी राज्य ने किया है, ठीक है। राज्य में संभागों, जिलों और तहसीलों के नए सिरों से सीमांकन के लिए परिसीमन आयोग का गठन एमपी राज्य ने किया है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन होंगे, अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव। तो इतना जाके पूछेगा नहीं, केवल यही पूछेगा 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग का गठन हाल ही में किस राज्य सरकार ने संभागों, जिलों और तहसीलों के नए सिरों से अध्ययन के लिए किया है, तो ये राज्य है एमपी। सरकार का कहना है कि जनता की सुविधा के लिए जिलों और संभागों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना आवश्यक है। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि या भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, तो राजस्थान है, राजस्थान। और इसी क्रम में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है, ठीक, मध्य प्रदेश। अगर जनसंख्या के दृष्टिकोण से पूछा जाएगा तो उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या के दृष्टिकोण से, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछ लिया जाएगा तो महाराष्ट्र है, ठीक है। ये 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है। तो राज्य का क्षेत्रफल बड़ा है, लेकिन जिलों और संभागों की सीमाओं के कारण कई लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो 3 सदस्यीय परिसीमन आयोग बनाया है एमपी ने, ठीक। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं क्या है। उड़ीसा राज्य से घटना है, पहले सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र का शिलान्यास कहाँ किया गया है। पहली चीज़ तो यही जान लीजिए कि ये नए मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, मोहन चरण मांझी। 620 करोड़ रुपए के निवेश से उड़ीसा में स्थापित होने वाले भारत के पहले सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र के
शिलान्यास समारोह में भाग लिया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला है, इसलिए आपके यूपी पीसीएस के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और बिहार पीसीएस के लिए भी और अन्य स्टेट पीसीएस के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो 620 करोड़ रुपए के निवेश से उड़ीसा में स्थापित होने वाले भारत के पहले सिलिकॉन कार्बाइड संयंत्र के शिलान्यास किया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा। इस परियोजना का निर्माण भारत की सेमीकंडक्टर पावर इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी में अग्रणी कंपनी IRIR पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड RIRI, ठीक है, RIRI पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा EMC पार्क इन्फो वैली भुवनेश्वर में किया जाएगा। RIRI पावर इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड की सुविधा का निर्माण उड़ीसा को भारत के एक प्रमुख सेमीकंडक्टर हब के रूप में बनाने के लिए राज्य सरकार के निरंतर प्रयास में एक और महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह सुविधा अनुसंधान एवं विकास से लेकर फैक्ट्री संचालन तक विभिन्न स्तरों पर 500 से अधिक रोजगार सृजित करेगी। ठीक है, यह सतत ऊर्जा को लागू करके भुवनेश्वर के औद्योगिक परिदृश्य को बढ़ाएगी, कुशल कार्यबल का निर्माण करते हुए उन्नत प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देगी। तो पहले सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण संयंत्र का शिलान्यास हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है, या उड़ीसा राज्य में किया गया है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सुभद्रा योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित है। 17 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में उड़ीसा सरकार की महिला केंद्रित पहल सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यही हो जाता है कि किस राज्य से संबंधित है योजना, तो ये जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित योजना है। ठीक है, सुभद्रा योजना उड़ीसा राज्य से संबंधित योजना है। इस महिला केंद्रित सबसे बड़ी योजना के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लाभ मिलने की संभावना है। इस योजना से कितने लोगों को लाभ मिलेगा? 1 करोड़ से ज़्यादा महिलाओं को। ठीक है, 1 करोड़ से भी ज़्यादा महिलाएं इस योजना से लाभान्वित होंगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने राज्य में 3800 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का अनावरण किया। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु के पात्र लाभार्थियों को 5 वर्षों में 50,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 5 साल में 50,000 रुपये। कौन सी योजना है ये? सुभद्रा योजना है। ठीक है, और किस राज्य की योजना है? तो ये उड़ीसा सरकार की योजना है। लाभार्थियों को आधार से जुड़े DBT सक्षम बैंक खातों के माध्यम से 2 समान किस्तों में 10,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, 10,000 रुपये। लॉन्च कार्यक्रम के समय प्रधानमंत्री मोदी ने 10 लाख से अधिक महिला लाभार्थियों को पहला फंड ट्रांसफ़र शुरू किया। ठीक है, तो सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? बिहार राज्य से है। सुभद्रा योजना में 5 सालों में 50,000 रुपये मिलेंगे। ठीक, 5 सालों में 50,000 रुपये और 21 से 60, इसकी आयु सीमा अगर पूछ लिया जाएगा आपसे, ठीक है, आयु सीमा तो ये है 21 से 60 वर्ष। 21 से 60 वर्ष। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। अगली घटना क्या है? CM किसान योजना, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। CM किसान योजना का शुभारंभ अभी हाल ही में उड़ीसा राज्य ने किया है। 8 सितंबर 2024 को उड़ीसा के मुख्यमंत्री CM मोहन चरण मांझी ने राज्य के नुआखाई उत्सव के दौरान, अब यहाँ से ये भी जान लीजिए कि नुआखाई उत्सव का संबंध उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसा के संबलपुर में गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय में CM किसान योजना का शुभारंभ किया। ठीक है, कौन सी योजना है? CM किसान योजना। उड़ीसा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में CM किसान योजना के लिए 1935 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इस योजना ने आजीविका और आय वृद्धि के लिए कृथक सहायता यानी कालिया योजना की जगह ली है। इसके पहले जो है कालिया योजना चल रही थी, बहुत चर्चा में थी, उसका स्थान अब CM किसान योजना ने ले लिया है। यह योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
ठीक है। तो सीएम किसान योजना में उन किसानों को शामिल किया जाएगा जो पीएम किसान से छूट गए, बस ऐसे जोड़ के याद कर लीजिए। जो पीएम किसान योजना से वंचित रह गए हैं उनको सीएम किसान योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत 46 लाख छोटे और सीमांत किसानों को 925 करोड़ की वित्तीय सहायता मिलेगी। कितने? 46 लाख। इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को सीएम किसान वेब पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। चलिए, अगला राज्य हमारा है राजस्थान। पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने वाला राज्य है ये। 4 सितंबर 2024 को राजस्थान मंत्रिमंडल ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण और पेंशन भोगियों को 5% अतिरिक्त भत्ता देने को मंजूरी प्रदान की है। इसके लिए मंत्रिमंडल ने राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार पेंशन नियमों के अंतर्गत राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन को भी स्वीकृति दी गई है। 70 से 75 वर्ष की आयु के पेंशन भोगियों के लिए 5% अतिरिक्त भत्ता स्वीकृत किया जाएगा। कितना? 5%। यदि कोई सदस्य नहीं है तो दिव्यांग बच्चों, आश्रित माता पिता, दिव्यांग भाई बहनों को अब पेंशन भुगतान आदेश में अस्थायी रूप से जोड़ा जा सकता है। राज्य कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी, मृत्यु ग्रेच्युटी 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। ठीक है। तो इतना याद रखिए कि पुलिस बल में 33% आरक्षण हाल ही में किस राज्य ने प्रदान किया है महिलाओं को? तो राजस्थान राज्य ने। अगला है जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस हाल ही में कहाँ मनाया गया? जयपुर में। 7 सितंबर 2024 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस मनाया गया। कहाँ पे मनाया गया है ये? तो ये मनाया गया है जयपुर में। कब मनाया गया? 7 सितंबर 2024 को मनाया गया। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये यूपी पीसीएस के दृष्टिकोण से भी, आरओ के दृष्टिकोण से भी, बिहार पीसीएस के दृष्टिकोण से भी ये घटना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और अगर आप राजस्थान स्टेट का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु नील गगन दिवस के अवसर पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के दौरान राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर पुरस्कार प्रदान किए। ठीक है। इसी अवसर पे राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर पुरस्कार भी प्रदान किए गए। ठीक। वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए सूरत को भारत के शीर्ष प्रमुख शहर का दर्जा दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। पहले स्थान पे सूरत स्वच्छ वायु शहर के रूप में, दूसरे पे कौन सा है? उसके बाद जबलपुर, दूसरे पे जबलपुर। ठीक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी पीसीएस में तो ये पूछा जाएगा। और तीसरे स्थान पे हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा है? आगरा है। जहां सूरत, जबलपुर और आगरा ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान हासिल किया है, वहीं फिरोजाबाद यूपी, अमरावती महाराष्ट्र, झांसी यूपी को 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। और 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में रायबरेली उत्तर प्रदेश, नलगोंडा तेलंगाना, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर हैं। तो ये जान लीजिए स्वच्छ शहर पुरस्कार जो दिया जाता है ये 3 श्रेणियों में दिया जाता है। श्रेणी वन इसमें 10 लाख से ऊपर के लोग शामिल हैं या शहर शामिल हैं, 10 लाख से ऊपर। ठीक है। और इसमें पहले स्थान पे सूरत है, दूसरे पे जबलपुर, तीसरे पे आगरा। और फिर श्रेणी 2 आता है। श्रेणी 2 में 3 से 10 लाख तक के शहर आते हैं। इसमें हमारा रायबरेली पहले स्थान पे है उत्तर प्रदेश का, और दूसरे स्थान पे 1 मिनट, जहाँ 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में शीर्ष स्थान किए, वहीं फिरोजाबाद पहले स्थान पे है जो है 3 से 10 लाख वाले में। ठीक है। और 3 लाख से कम आबादी वाले में रायबरेली है। तो ये याद रखिएगा।
10 लाख से ऊपर वाले शहरों की सूची में सूरत, जबलपुर, आगरा है। ठीक, 3 से 10 लाख वाले में फिरोजाबाद है। फिरोजाबाद हमारे उत्तर प्रदेश का ये पहले स्थान पे है। ठीक है, और उसके बाद फिर श्रेणी 3। श्रेणी 3 में क्या है कि 3 लाख से कम आबादी वाले शहर जो हैं, 3 लाख से कम, इसमें रायबरेली शीर्ष पर है। ठीक है, रायबरेली हमारे उत्तर प्रदेश का शहर शीर्ष पे है, तो ये याद रखिएगा। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट है कि आतिशी मारलेना सिंह दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। ठीक है, तो अभी हाल ही में दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री नई ये बनी है, तो इनको जान लेना ज़रूरी है। 21 सितंबर 2024 को आपकी एक वरिष्ठ नेता आतिशी मारलेना सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के 8वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने नई दिल्ली में राजनिवास में आयोजित एक समारोह में आतिशी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। समारोह के दौरान आपके 5 मंत्रियों ने भी शपथ ली। आतिशी मारलेना सिंह दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। पहली कौन थी दिल्ली की मुख्यमंत्री महिला? तो वो शीला दीक्षित थी, शीला दीक्षित। ठीक है, उसके बाद सुषमा स्वराज, सुषमा स्वराज ये भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी थी। अब कौन है? आतिशी मारलेना सिंह। और ये दिल्ली की सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री बनी है, ये भी याद रखिएगा। वह स्वतंत्र भारत में मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली 17वीं महिला हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 2-3 फैक्ट हैं जो मोटे मोटे हैं, इनको याद रखिएगा। दिल्ली की 8वीं मुख्यमंत्री बनी है, तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है, देश की 17वीं महिला मुख्यमंत्री बनी है, सबसे कम उम्र की महिला मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का 7वां संस्करण आयोजित हुआ। कहाँ पे आयोजित हुआ? तो ये केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इसका क्या किया? 30 अगस्त 2024 को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का आयोजन किया। ठीक है, शुभारंभ किया। तो राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ केंद्रीय महिला एवं विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी जी ने किया है। ये इसमें ऑप्शन दे देगा प्रधानमंत्री का नाम, तो वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब पोषण माह का यह संस्करण एनीमिया जागरूकता, पोषण भी पढ़ाई भी, प्रौद्योगिकी आधारित पहल और देश से कुपोषण को मिटाने के लिए अतिरिक्त आहार पर केंद्रित होगा। ठीक है, अतिरिक्त आहार पर। महीने भर चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य कुपोषण से निपटने के प्रयासों को और तेज करना और पूरे भारत में समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। कब इसका शुभारंभ हुआ है? डेट जरूर याद रखिएगा, 30 अगस्त 2024 को। कार्यक्रम के हिस्से में अन्नप्राशन, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोर लड़कियों को पोषण टोकरियाँ भी वितरित की गई हैं। ठीक है, चलिए अगला राज्य हमारा है लद्दाख। 9वां लद्दाख जास्कर महोत्सव अभी मनाया गया हाल ही में। 13 सितंबर 2024 को सानी गांव में 9वें लद्दाख जास्कर महोत्सव 2024 की शुरुआत हुई। इस महोत्सव का उद्घाटन उपराज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा ने किया है। 13 से 14 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित जास्कर महोत्सव विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहा क्योंकि जास्कर को आधिकारिक रूप से जिला घोषित किया गया है। ठीक है, 5 नए जिले बनाए गए हैं यहाँ पे लद्दाख में, और 2 पहले थे, तो अब जिलों की संख्या वहाँ कितनी हो गई है? 7 हो गई है। यह महोत्सव लद्दाख स्वायत्त विकास परिषद, कारगिल पर्यटन एवं संस्कृति विभाग, लद्दाख और कारगिल के जिला प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया है। तो जास्कर महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? लद्दाख में आयोजित हुआ, इतना याद रखिएगा। कब आयोजित हुआ है? 13 सितंबर 2024 को। जास्कर हाल ही में वहाँ का नया जिला भी बन गया है। पहले 2 जिले थे, लद्दाख और लेह, अब 5 और जिले बन गए हैं। तो इस तरीके से वहाँ जिलों की संख्या 7 हो गई है। देखिए नीचे दिया भी है, लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण। 5 नए जिले कौन कौन से बने हैं? गृह मंत्रालय लद्दाख प्रशासन को नए जिलों के मुख्यालय, सीमाओं, संरचना और स्टाफिंग सहित नए जिलों के गठन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का आकलन करने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है।
ठीक है, तो कौन कौन से ज़िले बने हैं नए ये देख लीजिए बस। जास्कर बना है नंबर 1, नंबर 2 पे द्रास, नंबर 3 साम, नंबर 4 नुब्रा, नंबर 5 चांगथांग। ठीक है, तो ये ज़िले बने। इस प्रकार लद्दाख में अब कुल 7 ज़िले हो जाएंगे। 2019 से पहले लद्दाख भूतपूर्व जम्मू कश्मीर राज्य का हिस्सा था। केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में राज्य का विशेष दर्जा खत्म कर दिया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया है। ठीक है, लद्दाख को। अब देखिए राज्य समाचारों से वीडियो लग रहा नहीं, थोड़ा सा ही है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं एक ही वीडियो में राज्य समाचार ताकि समाप्त हो जाए। सूतिया दिवस देखिए असम में ये मनाया गया, 3 सितंबर 2024 को मनाया गया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने जो है घोषणा की 20 अगस्त को आधिकारिक तौर पर सूतिया दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, सूतिया दिवस आधिकारिक तौर पर ये कब मनाएंगे? 20 अगस्त को मनाएंगे। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने 5 करोड़ रुपए के बजट के साथ सूतिया पुलिस स्टेशन पर एक विरासत स्मारक की योजना भी का अनावरण किया। इससे सूतिया पुलिस स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों की विरासत को बढ़ावा मिलेगा। पहला आधिकारिक सूतिया दिवस 20 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। 20 अगस्त 1942 को स्वर्गीय बिमान चंद्र बोरा के नेतृत्व में सूतिया के लोगों ने सूतिया पुलिस स्टेशन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। यह भारत में पहली बार था जब यूनियन जैक को नीचे करके तिरंगा झंडा फहराया गया था। तो सूतिया समुदाय का संबंध असम राज्य से है। ठीक है, असम राज्य से संबंधित ये समुदाय है, ये भी हमें ध्यान में रखना है अपने। बाना कह योजना ये भी असम राज्य मिजोरम से संबंधित है ये। ठीक है, बाना कह योजना जो है मिजोरम राज्य से संबंधित है। लाल दुहोमा ने यानी वहाँ के सीएम हैं, छोटे उद्यमियों और किसानों को वित्तीय सहायता और समर्थन प्रदान करने हेतु मिजोरम बाना कह योजना का शुभारंभ किया है। आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए नए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना शुरुआती 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जाएगी। चयनित लाभार्थियों को वित्तीय सहायता पैकेज साझेदार बैंकों के माध्यम से 50 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों को 100% तक के ब्याज भुगतान का लाभ भी मिल सकता है, जिससे उन लोगों को सहायता मिलेगी जो पुनर्भुगतान दायित्वों को पूरा करते हैं। ठीक है, दक्षिण भारतीय राज्यों में नई एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने 18 सितंबर 2024 को जो है एमएसएमई के सामने आने वाली 6 प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने के लिए एमएसएमई नीति 2024 का शुभारंभ किया है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए नहीं है। प्रजापालन दिवस जो है मनाने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो तेलंगाना राज्य ने की है, तेलंगाना ने। ठीक है, और ये किस तारीख को मनाएंगे? तो ये 17 सितंबर को मनाएंगे। बस इतना जान लीजिए और इसमें इम्पोर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। तमिलनाडु की साइबर सुरक्षा नीति 2.0 साइबर सुरक्षा नीति तमिलनाडु सरकार ने अभी हाल ही में जारी की है। ठीक है, इसमें साइबर खतरों, हमलों के ऑडिट, अनुपालन और निगरानी के लिए दिशा निर्देश, मानक संचालन प्रक्रियाओं के माध्यम से सरकार की परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पहल सूचीबद्ध की गई है। तो तमिलनाडु ने अभी 2.0 अपनी नई साइबर सुरक्षा नीति जारी की है। ये 2020 का स्थान लेगी, इतना इसमें जान लीजिए बस। तो अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम राज्यों से संबंधित क्या हैं? केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मेघालय के शिलांग में पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। ठीक है, तो पर्यटन मंत्रियों के सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? शिलांग में किया गया है। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में 27 सितंबर 2024 को राजस्थान सरकार ने जंतर मंतर और हवा महल सहित जयपुर के कई प्रतिष्ठित स्मारकों में मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। ठीक है, 27 सितंबर 2024 को। सितंबर 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को राष्ट्रीय राजधानी में संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत
किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड अथवा आयोग का वैधानिक निकाय के गठन और सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की है। ठीक है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई में 2 दिवसीय 27वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का शुभारंभ किया है। तो 27वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया है? महाराष्ट्र में, मुंबई में। ठीक है। विकसित भारत, सुरक्षित और टिकाऊ ई सेवा प्रतिपादन इसकी थीम है। अगला क्या है? 3 सितंबर 2024 को एनडीए कमांडेंट वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह ने पुणे में रक्षा अकादमी के वायुसेना प्रशिक्षण दल के एक बहुउपयोगी सुपर डिमोना विमान के लिए स्वदेशी रूप से विकसित सुपर डिमोना विमान सिम्युलेटर का उद्घाटन किया है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। और मानसून मीट 2024 राज्य पशुपालन मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है। किसने की है? राजीव रंजन ने की है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, भुवनेश्वर में ये आयोजित हुआ है। और बस हाँ, 31 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मेरठ से लखनऊ, मदुरई से बेंगलुरु और चेन्नई से नगरईकोल के लिए। ये घटना भी उतनी इम्पोर्टेंट हमारे लिए नहीं है। तो राज्यों से संबंधित नवंबर माह के क्रॉनिकल में जितनी घटनाएं दी गई हैं लगभग सबको यहाँ पे हम लोग एक बार जो है पढ़ लिया है। अब राष्ट्रीय घटनाक्रम, अगले वीडियो में हम लोग इसका राष्ट्रीय घटनाक्रम का अध्ययन करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ये क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें। और अगर स्लो मोड में हम पढ़ा रहे हों तो आप जो है इसकी स्पीड थोड़ा अपने यूट्यूब की प्ले स्पीड बढ़ा लेंगे तो पढ़ने में आनंद आएगा। ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।